गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से हमें आज स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी है और उनका हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर इसके जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। उसमें आपको y, x और c के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है, उस रिलेशन में हम x और y की वैल्यू को पुट करेंगे और c की वैल्यू निकाल लेंगे। और जो हमारा जनरल इक्वेशन आई थी जिसमें x, y और c का रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था, वहाँ पर हम क्या करते हैं, c की वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं dy/dx। यहाँ दिया 2x² + x अपॉन ये पूरी की पूरी टर्म। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। x³ + x² प्लस x + 1 दिया, यहाँ से x² कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x + 1। यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर आएगा x + 1। यहाँ x + 1 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आएगा x² + 1। तो यहाँ नीचे आ जाएगा, ये वाली टर्म यहाँ नीचे आ जाएगी, तो ये हो गई x + 1 × x² + 1। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन लगा के हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास x, y और c में रिलेशन आ जाएगा। उस x, y और c के रिलेशन में हम x और y की वैल्यू पुट कर c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको खुद पूरा करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको खुद ही करना है। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 करवा रहा हूँ। 13 में इन्होंने हमें दिया है cos dy/dx इज इक्वल टू a, और हमें y दे रखा है 1 और x दे रखा है 0। इसका हमें क्या करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, cos को इधर लेके जाइए तो आएगा cos इनवर्स a। अब dy = dx को यहाँ ले जाइए, cos इनवर्स a × dx। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ का इंटीग्रल y आ गया और यहाँ का cos इनवर्स a × x + c। तो ये हमारे पास क्या हुआ, x और y में रिलेशन आ गया। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, हम यहाँ पे y की वैल्यू तो 1 पुट कर लेंगे और x को रख देंगे 0। तो y को 1 रख दो और x को 0। तो इससे c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो c की वैल्यू है उसको उठाकर यहाँ रखेंगे और इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। पुट c = 1 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा, y = cos इनवर्स a × x + 1। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर बच्चों जिसमें x, y और c में रिलेशन आता है वो जनरल सॉल्यूशन होता है, जिसमें हम c की वैल्यू रख देते हैं, क्लियर है, तो वो क्या होता है, हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे देखिए cos इनवर्स a जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा और 1 का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में मैंने दे रखा है dy बाई डी एक्स किसके बराबर दे रखा है बच्चों में, y tan x के बराबर दे रखा है। और यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 दे रखी है। तो पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे। तो आएगा dy अपॉन वाई और यहाँ पे tan x इंटू टी एक्स। अब देखिए ये तो आगे log mod y, इसका इंटीग्रल log y होता है और इसका log mod sec x। अच्छा अब देखिए हमें पता है जब ये दो टर्म्स log में आ रही है तो कांस्टेंट भी हम क्या करते हैं log में ले लेते हैं। तो log mod y किसके बराबर है, log a प्लस log b, क्या क्या फॉर्म होता है log a b। अब हम क्या करेंगे, log से log हटा देंगे तो y किसके बराबर आएगा c इंटू sec x। अब देखिए हम पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। तो y को हम यहाँ रखते हैं 1 और x को रखते हैं 0। तो sec 0 कितना होता है 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1। इसको हम इसमें रख देंगे इक्वेशन 1 में। पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू c की वैल्यू 1 है तो y किसके बराबर आ जाएगा sec x। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में मैंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। आपको एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है, वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। उस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x sin x। देखिए इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 0 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस मच। देखिए आपको एक कर्व दे रखा है, वो ओरिजिन से पास हो रहा है और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो हमें क्या करना है, उस कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। कर्व की इक्वेशन मतलब हमें x और y में क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों, dy तो यहीं रखिए और dx को यहाँ ले लीजिए। तो यहाँ आएगा e की पावर x इंटू साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ का इंटीग्रल तो y आ जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देंगे। तो उसके लिए हम आइलेट का रूल लगाते हैं। तो इसमें देखिए एक तो एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड का होल का इंटीग्रल। तो y कितना आ गया, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और यहाँ लगा दीजिए दोबारा से फार्मूला। इसे हम सेकंड मानेंगे और इसे फर्स्ट। तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। ये क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और यहाँ लगाइए फार्मूला। क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज। अच्छा इसमें एक बार ध्यान रखना, देखो ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है तो ये क्या होगा, दोबारा से रिपीट हो रहा है। क्लियर है, ये दोबारा से क्या हो रही है, चीज रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे में इसको अलग से इंटीग्रेट कर कर यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू को रख देंगे। क्लियर है बच्चों, तो
तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं कहीं पर। तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। और यहाँ देखिए दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ये माइनस। तो अब देखिए हमने इसे क्या माना था, आई माना था ना, तो इसकी जगह मैं आई लिख देता हूँ। तो इसको इधर लेंगे, तो ट्वाइस ऑफ आई किसके बराबर आ गया, साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। क्लियर है। तो इससे आई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 को हम यहाँ पूरे इस पूरे के नीचे 2 लिख लेंगे, तो वो हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रल तो y आ गया, और इसका 1/2 इंटू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आया है। अभी हमें क्या करना है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हम x और y दोनों की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो साइन 0 0, तो ये तो 0 आ गया। साइन 0 0 होता है, e की पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू 0 0 ही हो गया। और ये आएगा e की पावर 0 1 और cos 0 1। तो यहाँ से बच्चों c की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। भाई -1/2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये c की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो उससे हमें क्या होगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब उस कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, और वो कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। क्लियर है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, c की वैल्यू रख दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें मैंने क्या कहा है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू 1 माइनस 1। तो देखिए ये भी इजी है क्वेश्चन। इसमें मैंने कहा है आपको एक कर्व दे रखा है, उसकी हमें क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और वो कहाँ से पास होता है, 1, -1 पॉइंट से वो क्या करता है, पास करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व कर कर जनरल इक्वेशन निकाल लेंगे, और फिर x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाल लेंगे, और c की वैल्यू जो आएगी उसको हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन जो है उसके अंदर पुट कर देंगे। तो वो हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, किसकी, कर्व की। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत आपको आएगी नहीं। आप क्या करोगे, y प्लस 2 को तो नीचे ले जाओगे और x को नीचे ले जाओगे, सही। अब आराम से आप इंटीग्रेट कर लोगे। कैसे होगा इंटीग्रेट मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y प्लस 2 को t, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस टी, तो dy किसके बराबर आ जाएगा, माइनस dt के। तो यहाँ रख दीजिए y की वैल्यू क्या आएगी, 2 माइनस टी
और y प्लस 2 कितना जाएगा t, और dx y है बच्चों यहाँ पे, सॉरी, क्लियर है। dy की जगह क्या रख देंगे, माइनस dt। अच्छा, यहाँ का इंटीग्रल हमें बताइए बच्चों। यहाँ पहले तो आप सेपरेट कर लीजिए, x अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स। तो अब देखिए तो ये आएगा माइनस 2/t और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस t/t। और यहाँ देखिए 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x, और इसका क्या आएगा 2 log mod x प्लस, क्लियर बच्चों। यहाँ का इंटीग्रल देखिए माइनस 2 log mod t प्लस 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t। अब आप क्या करिए, यहाँ पे t की वैल्यू रख दीजिए। t की वैल्यू क्या है बच्चों, y प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ पुट करके c निकाल लेंगे और फिर c को यहीं पर हम पुट कर देंगे। देखो मैं पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, तो आएगा माइनस 2 log -1 प्लस 2 कितना आ गया, 1। यहाँ पर -1 प्लस 2, यहाँ पर 1 प्लस 2 log mod 1 प्लस c। तो देखिए log 1 तो 0 होता है, यहाँ भी log 1 0, और ये आ गया, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1 है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0। तो c को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों। और देखिए इसमें आप ये भी कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व कर दो। क्यों, आप क्या करो, इसको इधर ले जाइए। चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि कितना सॉल्व हो सकता है आगे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, c की वैल्यू उठाकर कर देंगे। ये c की वैल्यू 0 निकाली है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो क्या आएगा हमारे पास, -2 log mod y प्लस 2 प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस ट्वाइस ऑफ log mod x, और c की जगह क्या रख दिया, 0। अब देखिए इसको इधर ले जाइए आप, तो y प्लस 2 किसके बराबर है, x, और ये आ गया ट्वाइस ऑफ log mod x, और ये y प्लस 2, ये x है, और इसको भी इधर लीजिए। अब देखिए ये आ गया y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस, इसको ऊपर ले जाइए। क्लियर है, और ये भी ऊपर चला जाएगा। अब log a प्लस log b का क्या फॉर्म होता है, log a b। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए 17 क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 0, -2। आपको एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है, वो कहाँ से पास होता है, 0, -2 से पास होता है।
given that at any point xy on the curve the product of slope of its tangent and y coordinate of that point is equal to the x coordinate. देखिए इन्होंने आपको एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है, वो कर्व कहाँ से पास होता है, 0, -2 से पास होता है. इसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, अब उस कर्व का जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या होगा, dy/dx होगा. अब वो कहते हैं इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, y कोऑर्डिनेट से, तो वो किसके बराबर आता है, x कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाता है. इन्होंने द प्रोडक्ट ऑफ द slope of its tangent and y coordinate at that point is equal to the x coordinate of the point. क्लियर है. इन्होंने कहा कर्व है वो यहाँ से पास होता है और उसके टेंजेंट का जो स्लोप होता है, किसी भी कर्व के टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो हमेशा dy/dx होता है. अगर हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, y कोऑर्डिनेट से, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो किसके बराबर आता है, y के बराबर आता है. तो अब हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कर्व की. तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बना दी, इसको आप सॉल्व कर लीजिए. पहले तो सेपरेट कर लेंगे और फिर आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है. सॉल्व करने का काम आपका है, अगर नहीं होगा तो मैं आपको समझा दूंगा. अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने कहा है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. इन्होंने कहा कि कर्व है उसे किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करते हैं तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve given that it passes through -2, 1. देखिए इन्होंने कहा आपको एक कर्व दे रखा है, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, सही, इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं तो कितना आएगा, dy/dx आएगा. वो कहते हैं ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का स्लोप है, ये ट्वाइस है किस लाइन के, उस लाइन के जो कि इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और दूसरा पॉइंट दे रखा है -4, -3 को ज्वाइन करने से बनती है. क्लियर है बच्चों. दोबारा समझ लीजिए, इन्होंने कहा आपको एक कर्व दे रखा है, इसके ऊपर कोई पॉइंट मैंने ये ले लिया xy. अब वो कहते हैं इस पर टेंजेंट डालिए, अब इस पर क्या करिए, टेंजेंट डालिए. तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो ट्वाइस होगा किस लाइन के स्लोप के, उस लाइन के स्लोप के जो कि इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने से बनते हैं. मतलब इसका टेंजेंट का जो स्लोप है वो ट्वाइस है इसके स्लोप के. क्लियर है. इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे बच्चों, फार्मूला क्या होता है, y2 -y1 अपॉन x2 -x1 ये होता है. तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई. अब हमें इसका करना है, सॉल्व करना है. कैसे करोगे, इसको तो इधर ले जाइए और इसको ऊपर. क्लियर है. अच्छा अब उन्होंने कहा है c की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहा है, ये जो कर्व है ये कहाँ से पास होता है, -2, 1 से पास होता है. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उससे जनरल इक्वेशन आ जाएगी. जनरल इक्वेशन में x और y का रिलेशन होगा, वहाँ पर हम x को रख देंगे -1, y को रख देंगे 1, तो उससे हमारी c की वैल्यू आ जाएगी. तो ये बच्चों आपको खुद करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है. अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने क्या कहा है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट. देखिए इसमें इन्होंने कहा है द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड
changes at the constant rate. If initially the radius is 3 unit and after 3 second it is 6 unit, find the radius of the balloon after t second. इन्होंने कहा आपको एक स्फेरिकल बलून दे रखा है, इसका जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसे हम क्या लेंगे dv/dt, वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। तो dv/dt आपको क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, कांस्टेंट। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट को क्या कहते हैं, नेक्स्ट को कहते हैं इनिशियली इसका जो रेडियस है वो 3 यूनिट है, मतलब जब t 0 है उस वक्त रेडियस कितना है, 3 यूनिट है, और जब टाइम 3 सेकेंड है तो उस वक्त रेडियस कितना है, 6 यूनिट है। तो आपको बताना है आफ्टर टाइम t उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, रेडियस जो है कितना होगा। क्लियर है? तो अब देखिए आपको इन्होंने कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब dv/dt कितना दे रखा है आपको, k दे रखा है। तो पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो dv कितना आ जाएगा, k टाइम्स dt, तो v कितना आ जाएगा, kt प्लस c। तो ये हमारा जो है जनरल इक्वेशन आ गई। अब देखिए स्फेरिकल बलून की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, 4/3 πr3। अब देखिए केस 1, केस 1 में मैंने कहा इफ t इज इक्वल टू 0 देन r कितना है, 3 है, r जो है वो 3 यूनिट है। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो आएगा 4/3 पाई, r की जगह 3 और यहाँ पे टाइम की जगह क्या कर देंगे 0। तो c कितना आ जाएगा, 36 पाई आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, c की। क्लियर है बच्चों? अच्छा अब देखिए केस 2। अब अगर मान लीजिए t कितना दे रखा है आपको, 3 यूनिट दे रखा है, देन r कितना है, 6 यूनिट है। तो यहाँ रख दीजिए 4/3 पाई, r की जगह क्या ले लेंगे 6 और t की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। सही, c की वैल्यू क्या दे रखी है, 36 पाई। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, 6 की पावर 3 कितना होता है, 216, उसको इससे काटेंगे तो 72, तो 288 पाई इज इक्वल टू 3k पाई प्लस 36 पाई। ये इधर चला जाएगा, 252 पाई इज इक्वल टू 3k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 84 पाई। फिर बच्चों तो k की वैल्यू आ गई हमारी 84 पाई। इसको उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे, वो हमारा आंसर बनेगा। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 84 पाई t प्लस 36 पाई। पाई को में लेके आप काट दीजिए तो आएगा 4/3 r क्यूब इज इक्वल टू 84 t प्लस 36। क्लियर है? आप 4 को में लेके काट सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ द बलून आ जाएगी आफ्टर टाइम t सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने क्या कहा है, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। देखिए इन्होंने कहा एक बैंक है, वहां पर जो प्रिंसिपल है वो r% के रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर, मतलब ये r% किसका होगा, p का होगा। तो आपको dp/dt कितना दे रखा है,
r% ऑफ p। क्लियर है? अब r% कैसे निकालते हैं, 3% कैसे निकालते हैं। मान लीजिए 20 का 3% निकालना है तो हम 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। तो हमें p का r% निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, p को r से मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये आपको बेसिक रिलेशन उन्होंने दे रखा है। आगे हम कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ r। अब हमें ये r की वैल्यू निकालनी है। इफ ₹100 डबल्स इन 10 years। सही, इन्होंने कहा 100 रुपीज़ जो है वो 10 साल में डबल हो गए हैं। तो इसका मतलब जब p 0 था उस वक्त p कितना था, ₹100, और आफ्टर 10 years p क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब ₹200 हो गया। तो हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, r निकालना है। एक और दोबारा समझ लीजिए, इसमें मैंने कहा है एक बैंक है, वहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हर साल 8% बढ़ जाता है। 8% किसका बढ़ेगा, p का। तो आपको दे रखा है dp/dt इजिकल टू r% ऑफ p। अब वो कहते हैं कि अगर 100 रुपये 10 साल में डबल हो जाते हैं तो आपको r की वैल्यू निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली जब टाइम 0 था तो p कितना था, 100 रुपीज़ था। आफ्टर 10 years p कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़ हो जाएगा। तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसे नीचे ले आइए आप और इसको यहाँ पे। क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, log mod p इजिकल टू प्लस सी। ये तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, इफ t इजिकल टू 0, अगर t की वैल्यू 0 है देन p कितना दे रखा है आपको, 100। यहाँ हम पुट कर देंगे तो यहाँ क्या जाएगा, log mod 100 इजिकल टू r/100, t की जगह 0 रख दूंगा प्लस c। तो ये log 100 आ गया। तो c की वैल्यू क्या आ गई, log 100। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड केस लेंगे। ये केस 1 है। अब देखिए केस 2, अगर हम t को 10 years लेते हैं तो p कितना दे रखा है आपको, ₹200। तो यहाँ पर कर दीजिए आप, p की जगह तो 200 और r/100, t की जगह क्या जाएगा 10 और c की जगह क्या जाएगा, log 100। c की वैल्यू निकाली है ना हमने, log 100। अब देखिए इसको इधर ले आइए, तो ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा, r/10। तो log a माइनस log b का क्या फॉर्म होता है, log a/b। तो log 2 इजिकल टू आ गया r/10। तो r कितना आ गया, 10 टाइम्स ऑफ log 2। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। log 2 की आपको वैल्यू दे रखी होगी, वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। क्लियर है? log 2 की वैल्यू आपको दी होगी, वो यहाँ पुट करके आप r निकाल लेंगे। तो वो ये r किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में उन्होंने क्या कहा है, इसमें उन्होंने कहा है इन अ बैंक द प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। इसमें उन्होंने कहा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 5% के रेट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब 5% ऑफ p बढ़ जाता है, मतलब dp/dt कितना दे रखा है, 5p/100। क्लियर? अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, एन अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज इज डिपॉजिटेड इन दिस बैंक
हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। इन्होंने कहा हमने 1000 रुपये जमा कराए, तो इसका मतलब इनिशियल जो टाइम है वो 0 ले लीजिए। उस वक्त प्रिंसिपल कितना है, ₹1000। क्लियर है। अब आगे वो क्या कहता है, आपको बताना है 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा। 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। आप पहले से सॉल्व कर लीजिए। dp/p इज इक्वल टू 1/20 इंटू dt। तो ये आएगा log mod p इज इक्वल टू 1/20। ये तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या आएगा 1 का t प्लस। अब देखिए पहला केस 1, अगर आप t को 0 लेते हो देन p की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000। यहाँ रखेंगे हम log mod 1000 इज इक्वल टू, क्लियर है, t की वैल्यू हम क्या करते हैं 0 रख देते हैं। तो इससे हमारे पास c की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई log mod 1000। सही, तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल नंबर है ना क्योंकि। अच्छा अब देखिए, ये तो केस 1 है। केस 2 में यहाँ पर हम लेंगे इफ t इज इक्वल टू 10 ईयर, देन हमें क्या करना है, t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम यहाँ वैल्यू रख देंगे log mod p इज इक्वल टू 1/20, टाइम की जगह 10 ले लेंगे और c की जगह क्या ले लेंगे बच्चों, log 1000। क्लियर है। अब देखिए ये कट कर कितना आ जाएगा 1/2। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर p की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। पहले हमने क्या किया बच्चों, t 0 था तो उसमें p की वैल्यू 1000 दे रखी थी, यहाँ हमने वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकाल ली। तो c आ गया हमारे पास log 1000। अच्छा अब केस 2 में, अब वो कहते हैं जब t 10 है उस वक्त हमें p की वैल्यू निकालनी है। सही, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे और फिर log p की वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करना है, इस टर्म को आप इधर ले आइए। तो log p माइनस log 1000 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होगा log a/b। नेक्स्ट अब यहाँ से log आप जब हटाओगे तो ये e की पावर में चला जाता है। 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। तो जब आप इसे log हटाओगे तो ये 1/2 जो है वो e की पावर में चला जाएगा। 1/2 मतलब 0.5। अब p की वैल्यू क्या आ गई 1000 टाइम्स ऑफ e की पावर 0.5 और इसकी वैल्यू आपको दी होगी, क्या दी हुई है बच्चों 1.648। 1.648 तो आएगा 1648 रुपीज़, इतने पैसे उसके बन जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसमें इन अ कल्चर द बैक्टीरिया